आज बिल्कुल देखिए, इसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है कि आप देखिए कोर्ट में कपिल सिब्बल ने क्या बताया। ये बताया कि रात को 11:45 में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। आप ये समझिए कि इंसिडेंट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बोल रही है कि विक्टिम की जो मौत है वो 3 से 4 के बीच में हुई। सबसे बड़ा सवाल ये कि एफआईआर 20 घंटे देरी से हुई। इस देरी का कारण क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि बॉडी जो है वो दे दी गई थी 3.5 घंटे पहले, उसके 3.5 घंटे बाद आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देरी प्रशासन ने की है। और उसी देरी का जो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्ती से कार्रवाई और जो निर्देश है, तल्ख टिप्पणियां जिसको आप कह रहे हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके जहन में जो सवाल है कि आखिरकार क्या संजय राय ही मुख्य आरोपी है या इसके अलावा कुछ और, इसको लेकर अब हमें गुरुवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई को अब ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो गुरुवार तक अपनी जो एक जांच रिपोर्ट है वो दे। इस बात से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि लाई डिटेक्टर जो टेस्ट है वो आज देर रात या कल करना होगा, क्योंकि जब सीबीआई कोर्ट में गुरुवार को जाएगी तो इसके बारे में भी जानकारी जो है वो दी जाएगी। और तमाम जो अनसुलझे सवाल है जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स भी लगातार उठा रहे हैं कि इसमें कुछ और लोगों के इन्वॉल्वमेंट का जिक्र जो है वो किया जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि साजिश किसी और ने रची, उसी को टारगेट किया गया, विक्टिम को टारगेट किया गया। तो ये सभी सवालों के जवाब सीबीआई जो है वो गुरुवार को देगी और जांच में क्या कुछ निकला वो उस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि पश्चिम बंगाल सरकार भी हमें जवाब दे गुरुवार को कि जो तोड़फोड़ हुई 14-15 तारीख की रात अस्पताल के अंदर, आरजीकर अस्पताल के अंदर जो तोड़फोड़ हुई उसको लेकर जवाब देना होगा। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैसे 7,000 लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस को इस मामले में जानकारी क्यों नहीं थी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह बोला गया कि अगर 500 लोगों को भी इकट्ठा करना होता है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है और पुलिस प्रशासन को पता होता है कि 500 लोग यहां पर इकट्ठे होंगे। लेकिन 7,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम क्यों नहीं किया? प्रशासन जितना अलर्ट रहना चाहिए था, प्रशासन उतना अलर्ट क्यों नहीं रहा? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उनके ऊपर लाठी नहीं चला सकते। यह इसलिए किया गया क्योंकि आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स है वो इकट्ठे हुए थे और उसके बाद वहां पर प्रदर्शन करना शुरू किया गया था। उस दौरान जो कोलकाता पुलिस है उन्होंने लाठीचार्ज किया था, उसकी तस्वीरें लगातार हमने दिखाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है तो आप उसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देरी क्यों की गई, प्रिंसिपल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट की नजरों में भी प्रिंसिपल सस्पिशियस बने हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रिंसिपल ने क्यों एफआईआर नहीं कराई, जबकि माता पिता अगर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे तो सबसे पहली जिम्मेदारी उस कॉलेज के हेड की बनती है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल की बनती है। तो एफआईआर प्रिंसिपल की तरफ से क्यों नहीं की गई? उन्होंने रिजाइन किया, आपने 8 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज का उनको प्रिंसिपल बना दिया गया। ऐसी वजह क्या थी? क्यों कार्रवाई नहीं की? उनको सस्पेंशन क्यों नहीं किया गया? हालांकि आज जब कोलकाता पुलिस ने भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज की तो इतना बिल्कुल क्लियर है कि कोलकाता पुलिस मानती है कि उस अस्पताल में भ्रष्टाचार हुआ, इसीलिए तो एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि समय रहते जो काम पश्चिम बंगाल सरकार को करना था वो काम जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने क्यों नहीं किया? और ये सभी मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है उठाते हुए नजर आए। हालांकि बीच बीच में यह भी बोला गया कि कार्रवाई की जा रही है, हमने 30 लोगों की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में की है। लेकिन अब देखना होगा कि सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या कुछ नए खुलासे करती है। दूसरा जो तोड़फोड़ की गई उसमें पश्चिम बंगाल सरकार का जो आंकड़ा जो अभी तक 30 तक ही सीमित है और उसमें भी कई पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारा बच्चा तो उस तोड़फोड़ में शामिल नहीं था, हमारे बच्चों को फंसाया गया, उसको पिक कर लिया गया और उसको फंसाने की कवायद जो है वो की गई है। तो पश्चिम बंगाल सरकार क्या तर्क देगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि खामियां किसकी, क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सीबीआई और बड़ा सवाल जो उठ रहा है कोर्ट में, जरा अपने दर्शकों को बता दें जितिन कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा है कोर्ट में कि राज्य सरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आखिर क्यों छिपा रही है। ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया है और एसडी तुषार मेहता ने पूछा कि राज्य सरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों छिपा रही है। अब आपको बताएं कि कल लगातार जो पोस्टमार्टम के बारे में जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से आ रही थी उनको भी सामने रखा गया, लेकिन तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जाहिर करना चाहिए और राज्य सरकार उसे छिपा रही है। क्यों छिपा रही है, ये सवाल पूछा गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एक तरह से जो विभत्स जानकारी है वो सामने रखती है कि कैसे इस जघन्य रेप और हत्या मामले में पीड़िता के शरीर पर कितने चोट के निशान, कहां-कहां चोट के निशान, किस तरह की निर्ममता से, दरिंदगी से यह हत्या की गई, ये सारी डिटेल्स ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उजागर करती है। और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में पूछ रहे हैं कि इस रिपोर्ट को राज्य सरकार क्यों नहीं जाहिर कर रही है, क्यों नहीं इसे सामने रखती है, इसे क्यों छिपा रही है, ये सवाल भी कोर्ट में पूछा गया है। अब एक बात जितिन आपसे पूछ
सोच रही हूँ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कई डिटेल्स जो अलग अलग सूत्रों से सामने आ रही हैं, लेकिन कोर्ट में सीधा पूछा गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत हद तक इस पूरे मामले में संलिप्तता भी तय करती है। न सिर्फ संजय रॉय बल्कि और क्या लोग उसमें शामिल थे, जिसे लेकर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। आज बिल्कुल सुचारिता, देखिए ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि तमाम तरीके की अफवाहें भी फैलाई गई। कुछ लोगों ने बोला कि मल्टीपल लोग हैं। अगर ऐसा नहीं था तो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को पहले दिन से ही फ्रंट पे आके बोलना चाहिए था कि एक शख्स ने ऐसा किया। लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन थी उसको दूर किया जाना बहुत जरूरी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, हालांकि वो एक रेप विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसको हम अपने टीवी चैनल पे एज अ जिम्मेदार चैनल नहीं दिखा सकते, लेकिन डिटेल्स जो हमारे पास आई वो बहुत ही भयावह है। उसको व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है कि कितना ब्रूटली उसके साथ किया गया। उसके अंदर पूरा एक तरीके से टेक्सचर लिखा हुआ है कि बॉडी किस स्थिति में पड़ी हुई थी, बॉडी के ऊपर क्या था, कहां से ब्लड निकल रहा था, चोटों के निशान। कल हम उस शमशान घाट में भी पहुंचे जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। शमशान की जो इस पूरी प्रक्रिया होती है वो करने वाले शख्स ने बताया कि कान कटा हुआ था, चेहरे पे स्क्रैचेस के निशान थे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का मंशा ये है कि जो स्पेकुलेशन फैल रहे थे, हालांकि आप देखिएगा कि परसों जब पश्चिम बंगाल जवाब देगी तो उसके अंदर ये बिल्कुल बोला जाएगा कि 7,000 लोग इकट्ठे हुए सोशल मीडिया की वजह से, उसमें हमने 280 लोगों को नोटिस जारी कर दिया। लोगों ने एक तरीके से अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसको रोका क्यों नहीं गया? ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल पुलिस फोर्स के ऊपर भी है कि अगर इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे तो आपने पर्याप्त डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया? वहां पर अस्पताल के अंदर क्यों घुसने दिया? अस्पताल के अंदर की तस्वीर हमने लगातार उस पहले दिन से आपको दिखाई थी, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि एक एक चीज को नुकसान पहुंचाया गया। उपद्रवियों के हाथ में जो कुछ है उन्होंने तोड़ा। फ्रिज, दवाइयां, जहां पे पेशेंट लेटते हैं, वार्ड के अंदर, उसके अंदर पुलिस चौकी थी, उसको तोड़ा गया। बैरक के अंदर जहां पे पुलिस वालों की वर्दियां पड़ी होती है उसको नुकसान पहुंचाया गया। वीडियो सामने है जिसमें वो बोल रहे हैं सेमिनार हॉल की तरफ चलो, सेमिनार हॉल की तरफ चलो। तो ये तमाम ऐसी चीजें जो इस और इशारा कर रही है कि क्या उपद्रवियों का मंशा तोड़फोड़ के अलावा सबूतों को हैम्पर करना भी था। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर काफी सख्त नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोला कि प्रशासन को जिस तरीके से काम किया जाना था, प्रशासन जितना अलर्ट होना चाहिए था उतना अलर्ट नहीं था। और यही वजह थी कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बोला गया कि आप डीजीपी को हटाइए। डीजीपी की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने उसको बखूबी नहीं निभाया। प्रभारी किसी को यहां से बनाकर भेजे ताकि वो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कायम कर सके। जो महिलाएं आज अपने घर से बाहर निकलने में डर रही हैं, वो जो डॉक्टर नाइट शिफ्ट करते हैं उनको सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, वो जो डॉक्टर नाइट शिफ्ट करते हैं उनको सेफ्टी क्यों नहीं मिल रही है। और ये सभी मुद्दों को लेकर आप समझिए कि पिछले 9-10 दिनों से प्रोटेस्टर सड़कों पर हैं। एक बार ये भी चाहूंगी जितिन, आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि पिछले दिनों में ममता बनर्जी ने अपने डीजीपी, स्टेट डीजीपी की तारीफ भी की और उन्होंने कहा बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया। मैं चाह रही हूं जरा आप बताएं कि पुलिस को लेकर ममता बनर्जी का वर्जन क्या है, क्योंकि कोर्ट में आज सीधे सीधे डीजीपी को हटाने की मांग की गई। आज बिल्कुल, देखिए आपको समझना होगा कि अगर हम वेस्ट बंगाल में हैं और यहाँ पे दो तरीके की पुलिस फंक्शनल करती है, एक कोलकाता पुलिस और एक वेस्ट बंगाल पुलिस। जहां पे ये इंसिडेंट हुआ वो दरअसल कोलकाता पुलिस का जुडिक्शन है, जिसके कमिश्नर हैं और जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आए। डीजीपी की जिम्मेदारी है ओवरऑल पूरे सिनेरियो को मॉनिटर करना और जहां पर भी उनको जरूरत है हस्तक्षेप करना। आप ये देखिए कि अगर पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है अगर वो कार्रवाई करना चाहती है और उनकी मंशा होती कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सेफ मैसेज जो एक तरीके से प्रोटेस्टर्स है उनको दिया जाए, तो उनके बीच में आते, उनको आश्वासन देते। आप देखिए कि गवर्नर जो है वेस्ट बंगाल के, वो उस अस्पताल में पहुंचे, डॉक्टरों से बात की, उनकी समस्या सुनी, उस जगह पहुंचे जहां तोड़फोड़ की, उनकी बातें सुनकर आज वो दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कैसे हालातों को सुधारा जाए, महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए कि अगर वो